बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में पेज नंबर 34 तक कंप्लीट किया था। चैप्टर नंबर 3 हमारा जारी है। आज हमने जो स्टार्ट करना है वो है पेज नंबर 35। टॉपिक प्रिवेंशन ऑफ कंटेजियस डिजीज़ेस। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिजीज़ेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कंटेजियस डिजीज़ेस और नॉन कंटेजियस डिजीज़ेस के बारे में पढ़ा था। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि कंटेजियस डिजीज़ेस वो डिजीज़ेस हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती हैं, जैसे पोलियो, कोविड-19, फ्लू। और नॉन कंटेजियस डिज़ीज़ में हमने पढ़ा था कि ये वो डिज़ीज़ है जो कि एक से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती। अब इनमें हमने डायबिटीज़ और कैंसर के बारे में पढ़ा था। स्टूडेंट, अब हमने डिज़ीज़ के बारे में तो पढ़ लिया, कंटेजियस और नॉन कंटेजियस। अब हमने इसकी प्रिवेंशन के बारे में पढ़ना है। स्टूडेंट, प्रिवेंशन कहते हैं बचाव को, एहतियात को, कि हम किस तरह कंटेजियस डिजीज़ेस से एहतियात कर सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 35, प्रिवेंशन ऑफ कंटेजियस डिजीज़ेस। Let's start. There are many ways to remain safe from contagious diseases, such as washing hands, wearing mask and vaccination. Students, यहाँ पर उन्होंने हमें जो है वो 3 वेज़ बताए हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे वेज़ हैं जिससे हम अपने आप को जो है कंटेजियस डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो डिस्कस किए हैं वो 3 हैं, जिनमें नंबर 1 वॉशिंग हैंड्स, नंबर 2 वियरिंग मास्क एंड नंबर 3 वैक्सीनेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस वॉशिंग हैंड्स। वॉशिंग हैंड्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहली जो प्रिवेंशन है वो है वॉशिंग हैंड्स। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वॉशिंग हैंड्स क्या है, इसके कितने स्टेप्स हैं, हमें किस तरह अपने हाथों को साफ करना चाहिए। वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली
for at least 20 seconds with soap before and after meal. We should also wash our hands after using toilet. स्टूडेंट, हमें अपने हाथों को 20 सेकेंड्स तक एटलीस्ट जो है वो वॉश करना चाहिए. हमें यानी बिफ़ोर एंड आफ्टर मील, खाना खाने से पहले और बाद में, और उसके बाद जब हम टॉयलेट यूज़ करें तो उसके बाद हमें हाथों को अच्छी तरह वॉश करना चाहिए, क्योंकि टॉयलेट में बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं और वो हमारे हाथों के साथ स्टिक हो जाते हैं. अगर हम प्रॉपरली अपने हाथों को साफ़ नहीं करेंगे तो हम जो भी चीज़ खा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, तो वो जर्म्स हमारे अंदर जा सकते हैं और बीमारियां फैला सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर उन्होंने 7 स्टेप्स बताए हैं हैंड वॉश के. कितने? 7 स्टेप्स. 7 स्टेप्स फॉर हैंड वॉश. फॉर हैंड वॉश. अब 1 बाय 1 हम हर स्टेप को पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि इसका मतलब क्या है. स्टूडेंट, स्टेप नंबर 1 है रब हैंड्स पाम टू पाम. रब हैंड पाम टू पाम. स्टूडेंट, पाम कहते हैं हथेली को. किसे कहते हैं? हथेली को. तो हमने अपनी हथेली को यानी दोनों हथेलियों को जो है वो किस तरह आपस में रब करना है, और उसके बाद यानी सौंप लगाकर दोनों पाम को जो है वो दोनों हाथों के जो पाम है उसे रब करना है. सेकंड स्टेप है रब द बैक ऑफ बोथ हैंड्स. रब द बैक ऑफ बोथ हैंड्स, यानी दोनों हाथों के बैक साइड पर जो है उसे रब करना है. इस हाथ के भी और दूसरे हाथ पे भी रब करना है उसे. सबसे पहले हथेलियों को रब करना है, उसके बाद हाथ के बैक को आपने रब करना है. नंबर 3, palm to palm with the fingers interlocked. Palm to palm with the fingers interlocked. अब इसके बाद हमने दोनों हाथों की जो फिंगर्स हैं उन्हें इंटरलॉक कर लेना है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं बुक में, और उसके बाद रब करना है. नंबर 4, बैक ऑफ फिंगर्स टू ऑपोजिंग पाम. बैक ऑफ फिंगर्स टू ऑपोजिंग palm with interlocked finger. With interlocked fingers. स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेप है रब हैंड्स पाम टू पाम. अपने हाथों की दोनों हथेलियों को रब करना है. उसके बाद बैक ऑफ बोथ हैंड्स, यानी हमारे जो हाथ हैं उनकी ये जो बैक साइड आपको नज़र आ रही है इन्हें रब करना है. उसके बाद पाम टू पाम, यानी दोनों हाथों की जो हथेलियाँ उन्हें जोड़ना है और फिंगर्स को बंद करना है, इंटरलॉक्ड करना है. उसके बाद जो फिंगर की बैक साइड है उसे आपने रब करना है पाम के साथ इंटरलॉक करके फिंगर्स को. और नंबर 5 क्या है? नंबर 5 मैं आपको बता रही हूँ. रब द थंब in a rotating manner followed by the area between index finger and the thumb. Repeat the both thumbs. स्टूडेंट्स, आपने उसके बाद क्या करना है, ये आपका सीधा हाथ है. आपने ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एरिया
आपने यहाँ पर जो है वो दूसरे हाथ की फिंगर से इसे यहाँ पे रब करना है, रोटेट करना है। ये एरिया कहलाता है फिंगर के पास, ये इंडेक्स फिंगर के पास का एरिया, जिसे आपने बाद में रब करना है। नंबर 6 पॉइंट है रब द फिंगर्स टिप्स इनटू द पाम ऑफ योर ऑपोजिट हैंड, रिपीट फॉर बोथ हैंड्स। स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने अपनी फिंगर्स को, यानी ये है, इसके बाद आपने अपनी फिंगर्स को यहाँ पे रखना है और उसके साथ आपने अपनी पाम को रब करना है। देन पॉइंट नंबर 7, रब बोथ रिस्ट्स इन अ रोटेटिंग मैनर, रिंस एंड ड्राई थॉरली। उसके बाद आपने अपनी रिस्ट को, यानी कि कलाई को, अच्छे तरीके से रोटेटिंग मैनर में रब करना है और उसके बाद आपने उसे वॉश कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं और कुछ बुक से आपको बता दिए हैं। तो आपने देखा कि हम कंटेजियस डिजीज़ में जो फर्स्ट प्रिवेंशन है वो है वॉशिंग हैंड्स, जिसके ज़रिए हम लोग जो है वो इस डिजीज़ से बच सकते हैं, जिसमें रब हैंड्स पाम टू पाम, रब द बैक ऑफ बोथ हैंड्स, palm to palm with the fingers interlocked, back of fingers to opposing palm with interlocked fingers। और कुछ स्टेप्स जो हैं वो मैंने आपको बुक से बता दिए हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा है पिंक बॉक्स में, डू यू नो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th October टू एवरी ईयर। स्टूडेंट्स, 15 अक्टूबर को हर साल ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड हमारा जो प्रिवेंटिव मेजर है, सेकंड प्रिवेंशन क्या है? सेकंड प्रिवेंशन है हमारा वियरिंग मास्क। वियरिंग आ मास्क सेकेंड प्रिवेंशन है हमारी, जो प्रिवेंटिव मेजर है सेकेंड, वो है वियरिंग अ मास्क। पेज नंबर 36। What do you know about a mask as a protection against COVID-19? What are the benefits of wearing a mask? स्टूडेंट्स, आप जानते हैं जैसा कि आजकल हम कोविड-19 सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, जिसमें हम इसकी प्रिवेंशन के लिए मास्क वियर करते हैं, इसके अलावा सैनिटाइज़ करते हैं अपने हाथों को, और डिस्टेंस यानी सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये कुछ हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करेंगे तो हम कोविड-19 से जो है वो बच सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि क्या बेनिफिट्स हैं मास्क को वियर करने के, तो आइए पढ़ते हैं। मास्क इज़ अ प्रोटेक्टिव बैरियर बिटवीन योर नोज एंड माउथ एंड द एनवायरनमेंट। मास्क जो है वो एक प्रोटेक्टिव बैरियर है। बैरियर कहते हैं रुकावट को। किसे कहते हैं? रुकावट को, जो आपके नाक और मुंह और माहौल से आपको बचा रहा है। It does not allow germs to enter from environment into the body through the mouth and nose। स्टूडेंट्स, मास्क क्या करता है? ये एक बैरियर का काम करता है और ये एनवायरनमेंट में जो जर्म्स वगैरह मौजूद हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने से बचाता है। और ये हमारी बॉडी के अंदर कहाँ से एंटर हो सकते हैं? नोज एंड माउथ। स्टूडेंट्स, ये वो दो हमारी बॉडी के हिस्से हैं जिनमें से जो है जर्म्स एंटर होते हैं। इस वजह से मास्क जो है वो हम जब कवर करते हैं अपनी नोज़ और माउथ को, तो जो इन्वायरमेंट में
जर्म्स वगैरह हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो सकते। डू यू नो द प्रॉपर वे टू वियर द मास्क? डू नॉट यूज़ अ यूज्ड मास्क। स्टूडेंट्स वो यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या आपको पता है कि मास्क को किस तरह वियर करना है? आपको किसी का यूज्ड मास्क नहीं यूज़ करना। डिस्पोज ऑफ द यूज्ड मास्क इन अ प्रॉपर वे। स्टूडेंट्स जो आपने मास्क यूज़ कर लेते हैं उसके बाद उसे आपने डिस्पोज करना होता है, उसे फेंक देना है, ज़ाया कर देना है और उसे इस्तेमाल नहीं करना और किसी प्रॉपर वे में ज़ाया करना है, फेंकना है कि कोई दूसरा उसे यूज़ ना कर ले। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे 4 स्टेप्स उन्होंने बताए हैं मास्क के कि किस तरह वियर करते हैं। सबसे पहले आपने उसे अपनी नोज़ और माउथ पे कवर किया, उसके रिबन्स को या जो इलास्टिक है उसे आपने अपने कानों के पकड़ा और कानों के पीछे किया और उसके बाद जो आपको नाक के करीब जो स्ट्रिप होती है उसे आपने थोड़ा सा बेंड किया ताकि वो आपकी जो नाक की शेप है उसके मुताबिक हो जाए और आप सांस भी आसानी से ले सकें। स्टूडेंट्स हमारा नंबर 3 है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन के बारे में अब हम जानते हैं। स्टूडेंट वैक्सीन क्या है? स्टूडेंट्स वैक्सीन जो है ये एक ट्रीटमेंट है जो हमारी बॉडी के अंदर से जो इन्फेक्शन होता है उसे किल करने का काम करती है। यानी बॉडी में जो इन्फेक्शन फैला हुआ है किसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से, तो ये वैक्सीन जो है ये एक मेडिसिन है जिसके ज़रिए आपकी एक ट्रीटमेंट है, मेथड है जिसके ज़रिए आप अपनी बॉडी में से जर्म्स वगैरह को किल कर सकते हैं। तो वैक्सीनेशन जो है ये एक थर्ड हमारा प्रिवेंटिव मेजर है। डू यू नो अबाउट वैक्सीनेशन? क्या आप वैक्सीनेशन के बारे में जानते हैं? इट इज़ अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इन विच द वीक और किल्ड जर्म्स ऑफ अ डिजीज़ आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। The body produces antibodies। Antibodies स्टूडेंट्स उसे कहते हैं जो हमारी बॉडी में बनती हैं और वो जर्म्स को किल करने का काम करती हैं अगेंस्ट द वीक और किल्ड जर्म्स। These antibodies remain in body to fight the germs। स्टूडेंट वैक्सीनेशन क्या है? एक ट्रीटमेंट है जो कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाता है और एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया या वायरस की वजह से उन जर्म्स को, वीक जर्म्स को किल करने का काम करती है। ये हमारी बॉडी में ही रहती है ताकि जो जर्म्स वगैरह हैं उन्हें किल किया जा सके। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन टू एडमिनिस्टर वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो। स्टूडेंट्स अक्सर आपने देखा है जो आपके छोटे बहन भाई हैं उनको पोलियो वैक्सीनेशन के लिए आते हैं घर घर लोग और वो कुछ ड्रॉप्स, पोलियो ड्रॉप्स और इसके अलावा जो है कुछ इंजेक्शंस वगैरह भी पहले लगते हैं। तो इस वजह से ताकि ये वैक्सीन बचा सके आपके बच्चों को, जो आपकी बॉडी के अंदर ये पोलियो वायरस बनता है जो आपके थ्रोट और इंटेस्टाइन में होता है और आपके लेग्स को परमानेंटली जो है वो पैरालाइज कर सकता है, इससे बचाने के लिए वैक्सीन लगाई जाती है ताकि वो वायरस और वो जर्म्स जो हैं वो किल किए जा सकें और बच्चों को पोलियो फ्री किया जा सके। क्योंकि स्टूडेंट्स ये लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी होती है, इस वजह से पोलियो ड्रॉप्स को जो है वो अप टू 5 इयर्स यानी कि अप टू द एज ऑफ 5 इयर्स जो है वो चिल्ड्रन को पिलाए जाते हैं पोलियो ड्रॉप्स ताकि वो इससे बच सकें, लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी से बच सकें। स्टूडेंट्स यहाँ पर येलो बॉक्स दिया गया है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? क्लीनलीनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 30th January। द अवेयरनेस अमंग पीपल इज क्रिएटेड टू कीप देयर होम, वर्क प्लेस, रोड एंड पब्लिक प्लेसेस क्लीन।
स्टूडेंट, क्लीनलीनेस डे मनाया जाता है, नेशनल क्लीनलीनेस डे 30 जनवरी को, जिसमें लोगों को ये अवेयरनेस दी जाती है कि वो अपने घर को, अपने काम करने की जगह को और सड़क को और पब्लिक प्लेसेस को जो है वो क्लीन रखें, ताकि इससे ताफुन, बदबू, ये कूड़ा करकट, ये रबिश मटीरियल, ये लिटर, ये सब कुछ जो है ना जमा हो और इस ना हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूट करे, जिससे बीमारियां फैल सकती हैं। स्टूडेंट्स, तो ये हमने 3 प्रिवेंटिव मेजर्स या प्रिवेंशंस पढ़ी, जिनमें वेयरिंग मास्क, वैक्सीनेशन एंड वॉशिंग हैंड्स के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेज ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ। Ways of maintaining good health. Ways of maintaining good health. अब स्टूडेंट्स, कौन कौन से वेज़ हैं, तरीके हैं जिनसे हम अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं और एक प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं। वी कैन मेंटेन अ गुड हेल्थ बाय फॉलोइंग फ्यू बेसिक वेज। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ वेज बताए हैं, जिनमें नंबर 1 है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट का मतलब होता है मुतवाज़न ग़िज़ा, यानी ऐसी फूड हमने लेनी है जो कि एक प्रॉपर क्वांटिटी में हो और हमें उससे कोई नुकसान ना हो, बैलेंस हो पूरा फूड का जो हम ले रहे हैं। तो बैलेंस डाइट में आएगा, दिस मीन्स डैट वी शुड take all types of food like milk, cereals, meat, vegetables and fruits in a proper quantity. स्टूडेंट्स, बैलेंस डाइट क्या क्या मतलब है कि हमें जो भी फूड है, जितनी टाइप्स ऑफ फूड है, वो हमने एक राइट अमाउंट में प्रॉपर क्वांटिटी में लेनी है, जिनमें क्या आ जाता है, मिल्क, सीरियल्स यानी कि अनाज वगैरह, जिनमें वीट, मेज़, बार्ले, ये सब कुछ, इसके अलावा मीट, गोश्त, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो ये वो टाइप्स ऑफ फूड हैं जिन्हें हमने प्रॉपर अमाउंट में लेना है और इसे कहते हैं बैलेंस डाइट। नंबर 2, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर। ड्रिंकिंग क्लीन वाटर। सेकंड हमारा वे क्या है? ड्रिंकिंग क्लीन वाटर। इट इज़ नेसेसरी टू ड्रिंक क्लीन वाटर फॉर गुड हेल्थ। स्टूडेंट्स, ये ज़रूरी है कि हमने जो पानी पीना है वो अपनी बिल्कुल साफ़ पानी होना चाहिए, क्लीन वाटर, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो हमें आलूदा पानी, कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से फैलती हैं। मोस्ट ऑफ द डिजीज़ेस आर कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर, और बहुत सारी बीमारियां पॉल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करने की वजह से, पीने की वजह से फैलती हैं। स्टूडेंट्स, जैसे अक्सर ये होता है कि हम लोग जो पानी है, आपने देखा है कि अब फ़िल्टर प्लांट्स लगे हुए हैं जिनसे हम पानी को फ़िल्टर करके पीते हैं। इसी तरह अगर हम क्लीन वाटर नहीं पिएंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, जिनमें कॉलरा है, टाइफाइड है, गैस्ट्रो है। तो ये कुछ डिजीज़ेस हैं जो कि आलूदा पानी यानी पॉल्यूटेड वाटर की वजह से फैलती हैं।
नंबर 3 है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के बारे में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि हमें एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज, वी मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली टू रिमेन फिट। हमें एक्सरसाइज अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी बिल्कुल एक मशीन की तरह है। अगर हम उसे इस्तेमाल में नहीं लाएंगे, काम नहीं करेंगे, तो वो बिल्कुल एक मशीन की तरह है। जैसे आप उसे यूज़ नहीं करते और वो पड़ी पड़ी जो है वो रस्टी हो जाती है, उससे जंग लग जाता है। हमारी बॉडी भी इसी तरह है। अगर हम काम नहीं करेंगे, खाने पीने के बाद एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से अपनी बॉडी को, यानी एक हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए, एक हेल्दी लाइफ को अडॉप्ट करने के लिए हमें एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है। इससे हमारे बोन्स, हमारे मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, हमारा स्केलेटल सिस्टम, हमारा मस्कुलर सिस्टम प्रॉपरली वर्क करता है, जिसके बाद जो है वो हम लोग एक हेल्दी लाइफ गुजारते हैं, फिट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, अपना काम, अपने टास्क को प्रॉपरली जो है वो हम मैनेज कर सकते हैं। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम लोग जो है वो डल होते रहेंगे। इस तरह बहुत सारे तरीके हैं जो कि हम पढ़ रहे हैं, वेज ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ। तो इसमें एक्सरसाइज भी आता है जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये बेसिकली एक मेडिसिन का काम करता है, जिससे हम जो है बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, फिट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं और अपने टास्क को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वजह से अब एक्सरसाइज में क्या कुछ आता है, वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग। अब जिन बच्चों को जो है वो गेम्स का शौक़ होता है, तो उनके ज़रिए भी उनकी बॉडी वर्क करती है। वो उसमें अपने मसल्स, बोन्स, यानी उनका स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम मुसलसल वर्क करता है। अब रनिंग, दौड़ने की वजह से, वॉक करने की वजह से, और इसके अलावा आप जो भी गेम्स वगैरह खेलते हैं जिसमें आपकी पूरी बॉडी जो है वो वर्क करती है, तो ये एक्सरसाइज ही है इन अदर वर्ड्स। तो इस वजह से आप एक्सरसाइज के ज़रिए भी जो है वो हेल्दी रह सकते हैं, आप फिट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। स्टूडेंट्स, नंबर 4 है ब्रशिंग टीथ। ब्रशिंग टीथ, अपने दांतों को साफ रखना। We should brush teeth twice day, once in the morning after getting up and at night before going to sleep. स्टूडेंट्स, हमें चाहिए कि हम दांतों को साफ़ रखें अपने दिन में 2 बार, जब सुबह उठते हैं तब और रात को सोने से पहले, क्योंकि हमारे दांतों के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स जो हमने खाया होता है, खाना वगैरह या स्वीट्स या कुछ भी, तो वो हमारे दांतों में रह जाता है, जिसके बाद हमें टूथ डिके हो सकता है, इचिंग होना शुरू होती है, पेन होती है। इस वजह से जब हम ब्रश नहीं करेंगे तो वो पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स जो हमारे दांतों में रह गए हैं, कुछ छोटे छोटे ज़र्रे, तो उनसे हमारे दांत जो है वो ख़राब भी हो सकते हैं। इसलिए हमें मीठी चीज़ें, चॉकलेट्स वगैरह, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए ज़्यादा, इससे दांत ख़राब होते हैं, टूथ डिके का ख़तरा है।
Number 5 and last, getting enough sleep. Getting enough sleep. It is necessary to have sound and complete sleep. Children must sleep for 8 to 10 hours daily. Students, आप जो बच्चे हैं चिल्ड्रन, उन्हें चाहिए कि वो 8 से 10 घंटे रोज़ाना सोएं। अगर सोएंगे नहीं, पूरा दिन वर्क करेंगे और रात भी जो है वो एक अच्छी नींद नहीं लेंगे, तो फिर अगले दिन के लिए आप काम उतने एक्टिवली नहीं कर सकते जितना आपने प्रीवियस डे में किया था, क्योंकि उस टाइम आपकी नींद पूरी थी, आपने अपना काम प्रॉपरली किया, एक्टिवली फ्रेश। और अगर आप नींद पूरी नहीं लेते तो आप जो है वो हर टाइम आपको पूरा डे जो है वो डिजीनेस रहती है, डलनेस रहती है, जिसके बायस आप अपना काम प्रॉपरली नहीं कर सकते। तो इस वजह से एक जो अच्छी नींद है यानी साउंड स्लीप, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, हमने कुछ वेज पढ़े जिनमें नंबर 1 बैलेंस डाइट, नंबर 2 ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, नंबर 3 एक्सरसाइज, नंबर 4 ब्रशिंग teeth, number 5 getting enough sleep। ये 5 ways हमने पढ़े हैं। Students, here is an activity 3.1, make a list of ways to live a healthy life, make a weekly chart and mark it with what you have practiced। स्टूडेंट्स, ये आपको वेज तो यहाँ पर बता दिए हैं हेल्दी लाइफ गुजारने के, जिनमें बैलेंस डाइट है, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर है, एक्सरसाइज है, ब्रशिंग टीथ, गेटिंग एनफ स्लीप। तो आप एक चार्ट बना सकते हैं और उसमें आप रोज़ाना लिख सकते हैं कि आपने बैलेंस डाइट क्या खाया पिया, आपने क्या, इसके अलावा क्या आपने क्लीन वाटर यूज़ किया, एक्सरसाइज की, ब्रशिंग टीथ, एनफ, गेटिंग एनफ स्लीप, यानी आपने नींद भी प्रॉपर ली है। तो आप चार्ट बना के उसे देख सकते हैं कि क्या आप एक हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। तो इस वजह से आप इसे फॉलो कर सकते हैं चार्ट बनाकर, और इन मेथड्स के ज़रिए आप जो है वो एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसी का सब टॉपिक है बैलेंस डाइट एंड इट्स कंपोनेंट्स। इसी का सब टॉपिक है balanced diet and its components। components कहते हैं अज्जा को। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यहाँ भी ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उन्होंने एक्टिविटी दी है। यहाँ प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट यू टेक, फॉर एग्जाम्पल राइस, ब्रेड, वेजिटेबल्स, मीट, फ्रूट्स एट्सेट्रा। आउट ऑफ दीज विच फूड यू टेक द मोस्ट, विच फूड यू टेक द लीस्ट, कैन यू रिमेन हेल्दी बाय टेकिंग ओनली मीट और वेजिटेबल। स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं कि आपने यहाँ पे फूड आइटम्स की लिस्ट बनानी है और उसमें आपने देखना है कि आपने सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें इस्तेमाल की, यानी आपने फूड में क्या ज़्यादा इस्तेमाल किया और क्या कम इस्तेमाल किया। और उसके बाद आपने ये देखना है कि क्या आपने जो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की उससे आप हेल्दी रहे या कोई प्रॉब्लम आई। तो ये आप घर में खुद भी कर सकते हैं। We take various types of food, for example, grains, milk, and meat. The food has been divided into 4 groups. Students, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हम बैलेंस डाइट और उसके कंपोनेंट्स पढ़ने लगे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने 4 कंपोनेंट्स के बारे में बताया है, जिनमें नंबर 1 है मिल्क ग्रुप।
Number 1 is मिल्क ग्रुप। अब हम मिल्क ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। मिल्क ग्रुप से मुराद है कि अब हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो दूध से बनती हैं, उसे हम मिल्क ग्रुप कहते हैं। इट इंक्लूड्स मिल्क एंड थिंग्स मेड ऑफ मिल्क सच एज बटर, चीज़ एंड योगर्ट एट्सेट्रा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब कौन कौन सी चीज़ें दूध से बनती हैं? बटर, चीज़ एंड योगर्ट। नेक्स्ट ग्रुप इज ग्रेन्स ग्रुप। सेकेंड ग्रुप क्या है? ग्रेन ग्रुप। ग्रेन ग्रुप। मिल्क ग्रुप में हमने पढ़ा कि कौन कौन सी चीज़ें मिल्क से बनती हैं, जिसमें हमने पढ़ा चीज़, बटर, योगर्ट एट्सेट्रा। अब हम ग्रेन्स ग्रुप के बारे में पढ़ने लगे हैं कि ग्रेन्स ग्रुप में क्या क्या कुछ आता है। ग्रेन ग्रुप, इट इंक्लूड्स wheat, rice, barley, pearl millet, maize and pulses। स्टूडेंट्स इसमें क्या क्या आ जाता है? wheat, rice, मेज़ मकई को कहते हैं, wheat गंदुम को कहते हैं, राइस चावल को कहते हैं, मिलेट बाजरे को कहते हैं और बार्ले जौ को कहते हैं। और इसके अलावा जो पल्सेस हैं, पल्सेस या लेग्यूम्स, ये दालों को कहते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है मीट ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप क्या है? मीट ग्रुप। इसमें क्या आ जाता है? बीफ, मटन, चिकन। It includes beef, mutton, fish, chicken and eggs etc. स्टूडेंट्स मीट ग्रुप में ये चीज़ें आ जाती हैं जिसमें बीफ, मटन, चिकन, फिश एंड एग्स। फोर्थ ग्रुप है फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप। फोर्थ क्या है? फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप। स्टूडेंट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रुप्स में आएंगे फ्रूट्स सच एज एप्पल, ऑरेंज, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, पपाया एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स फ्रूट्स ग्रुप में सारे फ्रूट्स आएंगे और वेजिटेबल्स में वेजिटेबल्स आएंगी जैसे लेडी फिंगर, टर्निप, रेडिश, कैरेट, कैबेज एंड पोटैटो एट्सेट्रा। लेडी फिंगर भिंडी को कहते हैं, टर्निप शलजम या शलगम इसे कहते हैं, रेडिश मूली को कहते हैं, कैरेट जो है वो गाजर को कहते हैं, कैबेज जो है वो बंद गोभी को कहते हैं एंड पोटैटो आलू। स्टूडेंट्स आप देख भी सकते हैं नीचे उन्होंने पिक्चर्स भी बनाई हुई हैं मिल्क ग्रुप की, ग्रेन्स ग्रुप की, मीट ग्रुप की और फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप। बैलेंस डाइट एंड इट्स कंपोनेंट्स में मिल्क ग्रुप इंक्लूड चीज़, बटर, योगर्ट। ग्रेन ग्रुप्स इंक्लूड wheat, rice, maize, millet, barley. Meat group include beef, mutton, chicken, etc. Fruits and vegetable groups includes many fruits such as orange, banana, mango, etc. And vegetables include ladyfinger, turnip, radish, etc. It is necessary for us to take proper quantity of food from different food groups.
स्टूडेंट्स यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमें यहाँ फूड ग्रुप्स बताए गए हैं, हमें इनमें से राइट अमाउंट में फ़ूड को लेना है जो हमारी बॉडी की नीड्स के मुताबिक है। अब यहाँ पर एक बैलेंस डाइट उन्होंने एक पाई चार्ट की सूरत में बनाया है, जिसमें आप देख सकते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इनका पोर्शन ज़्यादा है, दूसरी साइड पे ग्रेन्स का बहुत ज़्यादा पोर्शन है, फिर थोड़ा सा जो है वो मिल्क प्रोडक्ट्स का है, देन मीट, फिश, सबसे कम पोर्शन है फैट्स का जिसमें चॉकलेट्स वगैरह, स्वीट्स वगैरह आ जाती हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा जो इनटेक करना चाहिए और हमारी बॉडी की जो नीड्स हैं वो हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स। इसके अलावा मीट वगैरह भी जो है वो हमें थोड़ी अमाउंट में लेना चाहिए, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ज़रूरत से ज़्यादा हम जो भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो हमारे लिए नुकसानदेह है। We can strengthen our defense system by maintaining a balanced diet. स्टूडेंट्स, हम अपने डिफेंस सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम को, जो कि हमारे बॉडी के अंदर फाइट करता है जर्म से और इन्फेक्शन से किल करने की, जो हमारा इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो वो फाइट कर सकेगा हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन से जो कि बैक्टीरिया और वायरसेस की वजह से हो सकता है। A strong immune system helps us stay healthy and energetic. स्टूडेंट्स, जो इम्यून सिस्टम अगर हमारा स्ट्रॉन्ग होगा तो हम हेल्दी रहेंगे, हम एनर्जेटिक रहेंगे, हम अपना काम, अपना टास्क प्रॉपरली परफॉर्म कर सकेंगे और हमें डलनेस नहीं होगी, वीकनेस नहीं होगी, हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। However, it is important to know that food requirements vary from person to person according to their age and working style. Students, अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि एक ज़रूरी बात या एक अहम बात ये है कि जो फूड रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है, डिफरेंट एज ग्रुप। यानी अब हमें जो है वो यानी टीन एजर्स जो हैं, यंगस्टर्स जो हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मिल्क प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए। इसके अलावा ये हर एज ग्रुप में वेरी करती हैं कि उन्हें क्या चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उन्हें जो है वो राइट अमाउंट में फ़ूड देनी है। और हमारे पास जबकि फ़ूड चार्ट मौजूद है तो अब उनकी जो एज के हिसाब से और बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें चाहिए कि हम उन्हें क्या सप्लीमेंट्स दें। इस वजह से जैसे कैल्शियम की डेफिशिएंसी में हमें चाहिए दूध पीना चाहिए, बोन्स उससे स्ट्रॉन्ग होती हैं, उसमें मैग्नीशियम होता है। इसी तरह जो है वो हमें आयरन वगैरह के लिए वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे स्पिनच है, इसी तरह फ्रूट्स में एप्पल है। तो हमें अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक फ़ूड का इंटेक करना है। हमें किसी भी चीज़ की ज़्यादती अपनी बॉडी में जो है वो ज़ाहिर है वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। अगर हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो हमें वॉमिटिंग होने लगती है। तो हर चीज़ को एक राइट अमाउंट में, प्रॉपर वे में अगर हम यूज़ करेंगे तो हम बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। A diet that contains different kinds of food in proper quantities to fulfill the need of the body is called a balanced diet. यानी जो हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ फूड है वो हम अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर इनटेक कर रहे हैं, फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। ये नहीं है कि हमने जो है वो वेजिटेबल्स ही खानी है सिर्फ, नो, हमने फ्रूट्स भी खाने हैं, वेजिटेबल्स भी, हमने मिल्क प्रोडक्ट्स भी यूज़ करनी है, मीट का भी थोड़ा पार्ट लेना है। ये सब कुछ जो है वो हमें एक राइट अमाउंट में यूज़ करना है। इसे हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक पेल ऑरेंज बॉक्स दिया है जिसमें है इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। मिनरल्स यानी कि मादनियात या नमकियात सच एज कैल्शियम, आयरन, सोडियम, क्लोरीन, फ्लोरीन and iodine etc. are very important for our growth.
अब ये जो मिनरल्स बताए हैं ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। दीज आर फाउंड इन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट एंड ड्राई फ्रूट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल कैल्शियम इज़ फाउंड इन मिल्क एंड योगर्ट। तो स्टूडेंट्स, हमें मिल्क ग्रुप से कैल्शियम मिल सकता है। इसी तरह हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ग्रुप से मिनरल्स में हमें फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, आयरन, ये सब कुछ मिल सकता है। तो इस वजह से हमें चाहिए कि हम इनका राइट अमाउंट में यूज़ करें। जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं तो उनसे हमें बहुत कुछ जो है हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉइंट टू पॉन्डर, द हाइट ऑफ चिल्ड्रन इंक्रीजेज रैपिडली इन द अर्ली एज। What type of food should they take more at this age? स्टूडेंट्स, इस एज में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध यानी कि मिल्क प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए। इसके अलावा फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, वेजिटेबल्स का, जो कि आपकी ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी दी गई है, डिज़ाइन अ मेन्यू फॉर योर लंच बॉक्स, गिव रीजंस व्हाई दीज फूड्स आइटम्स वर चूजन। स्टूडेंट्स, जब आप अपने स्कूल में लंच लेकर आते हैं तो लंच में आप जो चीज़ें सेलेक्ट करते हैं आपकी मदर, तो आपको पता होनी चाहिए क्या वो आपके लिए हेल्दी हैं और आपने क्यों चूज़ की। और उसके बाद आप एक प्रॉपर लिस्ट बना सकते हैं अपनी फूड आइटम्स की बैलेंस डाइट के मुताबिक। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो सब टॉपिक है, वैल्यू ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। फर्स्ट सब टॉपिक था हमारा बैलेंस डाइट। सेकंड है वैल्यू ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। वैल्यू ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आपको समझाने के लिए एक एक्टिविटी दी है। Pour clean water in 2 glasses. Put a little soil in 1 glass and stir it. 2 ग्लास लेने हैं आपने, एक में आपने मिट्टी डालनी है और एक में पानी। If you are asked from which of the 2 glasses you would like to drink water, अब आप एक ग्लास में सॉइल है और एक में वाटर है, तो आप कौन सा ग्लास जो है वो पीना चाहेंगे? ऑब्वियसली आप क्लीन वाटर जो है वो लेना चाहेंगे, ड्रिंक करेंगे। क्लीन वाटर इज़ नेसेसरी बिकॉज वाटर इज़ लाइफ। स्टूडेंट्स, साफ़ पानी जो है वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पानी है वही बेसिकली ज़िंदगी देता है। क्योंकि 60% हमारी बॉडी को वाटर चाहिए होता है और हमारी बॉडी कंसिस्ट करती है 60% वाटर पर। ब्लड सर्कुलेट्स इन द बॉडी एंड प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड फूड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यू टू वाटर। हमारी बॉडी में जो ब्लड की सर्कुलेशन है ये जब पानी की वजह से जो है होती है, इसमें जो ऑक्सीजन है और जो फूड है वो हमारी बॉडी के तमाम पार्ट तक पहुंचती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो वाटर में ऑक्सीजन है, वाटर का फॉर्मूला है H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से ये वाटर बनता है और जो वाटर में ऑक्सीजन है ये हमारे ब्लड को चाहिए होती है, तो इसलिए ब्लड की सर्कुलेशन के लिए ज़रूरी है। However, consuming polluted water may lead to diseases like cholera, typhoid, and hepatitis, since it is infected with germs. Students, अगर हम polluted water को consume करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो उससे हमें बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं। इसमें कॉलरा यानी कि जो हैज़ा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, तो ये क्या करते हैं, ये जर्म्स जो हैं वो फिर हमारी बॉडी में जाके इन्फेक्शन करते हैं।
Therefore, to lead a healthy life, we must insist on drinking clean water. अब हमारे हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए, जैसे अभी हमने वेज ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ में पढ़ा था कि हेल्दी लाइफ में ड्रिंकिंग क्लीन वाटर यानी साफ पानी पीने से भी हमारी सेहत अच्छी रहती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है पेज नंबर 40, फैक्टर्स पॉल्यूटिंग वाटर। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पॉल्यूट करते हैं वाटर को? फैक्टर्स पॉल्यूटिंग वाटर। अब यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पॉल्यूट करते हैं वाटर को? एयर कंसिस्ट ऑफ वेरियस गैसेस, डर्ट, पार्टिकल्स। ऑल ऑफ दीज mix with rainwater. Such rainwater reaches ponds, canals, rivers and lakes and pollutes them. Students, अब इसके अंदर आ जाता है गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट है, स्मोक है, स्मोक नहीं होगी, डस्ट पार्टिकल्स हैं, इसके अलावा लिटर है, लिटर, रबिश। जब ये पानी में शामिल होता है तो ये हमारे वाटर को पॉल्यूट कर देता है, जिसके बाद जब हम वो पानी को पीते हैं तो उससे बहुत सी बीमारियां फैल सकती हैं। द पॉइजनस वाटर कमिंग फ्रॉम होम्स, फैक्ट्रीज, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड गार्बेज इज़ ऑल्सो पॉल्यूटेड। अब इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, गार्बेज, इनकी वजह से भी जो है वो पानी पॉल्यूट होता है। अब फर्टिलाइज़र से कैसे होता है? जब खादें जो हैं वो किसान अपने बीज फसलों को बोने के लिए इस्तेमाल करता है, तो अगर बारिश वगैरह होती है तो वो खादों में से जो कुछ केमिकल्स हैं वो पानी में शामिल होके दरियाओं, समंदरों और झीलों में शामिल हो जाते हैं, और जब हम वो पानी पीते हैं तो उससे हमें नुकसान होता है। इसी तरह इंसेक्टिसाइड्स, कुछ अद्वियात उन्होंने अपनी फसलों पर छिड़काव किया होता है ताकि कीड़े जो है वो फसलों को ख़राब ना करें, तो वो भी बारिशों की वजह से जब वो केमिकल्स उनमें शामिल होता है वह हमारे लिए नुकसानदेह है। इसी तरह गार्बेज, अक्सर जो है लोग नदी नालों में कूड़ा फेंक देते हैं, इसके अलावा दरियाओं में, झीलों में, जिससे वो जो है वो गंद सारा उसमें शामिल हो जाता है पानी में, और जब हम वो पानी यूज़ करते हैं तो उससे बीमारियां फैलने का ख़तरा है। मेक वाटर क्लीन एंड सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। मेक water clean and suitable for drinking। हमें चाहिए हम किस तरह पानी को क्लीन बना सकते हैं और सूटेबल बना सकते हैं, पीने के काबिल। There are many ways to make water clean and suitable for drinking. We will study here only boiling and filtration. वैसे तो पानी को क्लीन करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट यहाँ पर जो हम स्टडी करेंगे, we will study here only boiling and filtration. Only two methods are discussed here. Boiling and filtration. First of all, boiling. Continue to heat water in a pot till it reaches boiling point. Then let it boil for another 5 to 10 minutes. Due to this, germs present in water will be killed. स्टूडेंट्स, पानी को जब हम किसी पॉट में डालकर चूल्हे पर रख देते हैं तो आप देखते हैं कि पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है 5 से 10 मिनट में, और बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं और हम कहते हैं कि पानी बॉयल हो रहा है। तो जब पानी बॉयल हो जाता है तो उसमें जो जर्म्स वगैरह पानी में मौजूद होते हैं वो किल हो जाते हैं, और इसके बाद हम पानी को ठंडा करके अपनी यानी बॉटल्स वगैरह में या कूलर में स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू क्लीन वाटर। नेक्स्ट, फिल्ट्रेशन।
हैव यू एवर सीन मेकिंग ऑफ टी? क्या आपने कभी चाय बनाते देखा है किसी को? When the tea is passed through a sieve, sieve कहते हैं छलनी को या छाननी को, it filters the tea leaves. अब देखिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो टी लीव्स नहीं बल्कि जो लीव्स का पाउडर है, टी लीव्स पाउडर जिसे हम चाय की पत्ती कहते हैं, हम वो यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब चाय बनाते हैं तो पहले दूध डालते हैं, फिर उसके बाद पत्ती, और जब वो पक जाता है तो हम स्ट्रेनर लेकर या सीव लेकर वो कप के ऊपर रखते हैं। सारी जो चाय की पत्ती है वो उसके अंदर आ जाती है और नीचे से चाय फिल्टर होके हमारे पास आ जाती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन। यहाँ आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, एक फ्लास्क है, वाटर ऑब्टेन्ड, ऊपर फनल है, ऊपर से वो फिल्टर पेपर जो है लगा हुआ है, उसमें वो कंटेमिनेटेड वाटर जो है ऊपर से डाल रहा है और नीचे जो पानी आ रहा है वो फ़िल्टर होके आ रहा है। जितना सारा जो वेस्ट है या कंटेमिनेंट्स हैं वो सब उस फनल में फ़िल्टर पेपर में जमा हो जाएंगे और साफ़ पानी नीचे आ जाएगा। इसी तरह जैसे अभी मैंने आपको टी की एग्ज़ाम्पल दी, तो ये कहलाता है फिल्ट्रेशन। Does the filtration process kill the germs present in water? जो फिल्ट्रेशन है वो जर्म्स को किल कर सकता है, वो जर्म्स को या कंटेमिनेंट्स को एक जगह पे इकट्ठा कर सकता है, किल नहीं कर सकता। किल करने के लिए हम बॉइलिंग का प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं कि वाटर को बॉयल कर सकते हैं टेम्परेचर पे, जिसके बाद बॉइलिंग की वजह से हम जर्म्स वगैरह को किल कर सकते हैं। Why is chlorine used in large filtration plants? क्लोरीन स्टूडेंट एक गैस है जो कि हम फिल्ट्रेशन प्लांट में यूज़ करते हैं और ताकि जो उसमें कंटेमिनेंट्स हैं, जर्म्स हैं, सब वो किल हो सकें और उसके बाद हम पानी को सूटेबल बना सकें ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट? हियर आर सम की पॉइंट्स। यहाँ पे चैप्टर को समराइज़ किया हुआ है, हम ये की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, जिनमें नंबर 1 है द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इंक्रीजेस अबव दिस इट इज़ कॉल्ड फीवर। जैसे मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जब इस लिमिट से एक्सीड कर जाता है तो उसे हम फीवर कहते हैं। फीवर ऑल्सो अकर्स ड्यूरिंग फ्लू। फीवर जो है वो फ्लू की वजह से भी हो सकता है। हमने कंटेजियस डिजीज़ के बारे में पढ़ा था जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती हैं, जिसकी एग्जांपल में है टीबी, पोलियो, हेपेटाइटिस एंड कोविड-19। प्रिवेंटिव मेजर्स में हमने पढ़ा कि कंटेजियस डिजीज़ से हम किस तरह बच सकते हैं, क्या प्रिवेंशंस हैं, जिनमें हैंड वॉशिंग, वेयरिंग मास्क एंड गेटिंग वैक्सीनेटेड। वैक्सीनेशन के बारे में हमने पढ़ा कि वैक्सीन हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है ताकि जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन है वायरस या बैक्टीरिया की वजह से तो उसे किल किया जा सके। फिर हमने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा कि हम लोग जो फूड कंपोनेंट्स हैं उनको राइट अमाउंट में प्रॉपर वे में यूज़ करें तो उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट में आ जाता है ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, एक्सरसाइज, मेंटेनिंग गुड हेल्थ के जो वेज हैं उनमें आता है बैलेंस डाइट, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, एक्सरसाइज, ब्रशिंग टीथ, हैविंग साउंड एंड डीप स्लीप एंड नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। उसके बाद स्टूडेंट्स जो फूड है उसे डिवाइड किया गया है 4 ग्रुप्स में जो हमने पढ़े अभी, मिल्क, ग्रेन, मीट, fruits and vegetables. Then there are germs in polluted water which cause various diseases. अभी हमने पढ़ा कि बहुत सारे germs जो हैं वो पानी में मौजूद होते हैं जो कि डिज़ीज़ कॉज करते हैं, तो उन्हें हम किस तरह पानी को सूटेबल बना सकते हैं ड्रिंकिंग के लिए। तो हमने 2 मेथड्स यहाँ पर डिस्कस किए, बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड फिल्ट्रेशन आर द 2 मेथड्स ऑफ क्लीनिंग वाटर। यानी बॉइलिंग और फिल्ट्रेशन के ज़रिए हम लोग पानी को क्लीन कर सकते हैं।
सो स्टूडेंट्स, आपकी रीडिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.